हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर डॉक्टर रितिका भारद्वाज। आज का ये सेशन है बहुत स्पेशल। जैसा कि आप मेरे पीछे देख चुके होंगे, वी आर गोइंग टू टॉक बेस्ट वे टू मेक नोट्स फॉर बायोलॉजी। हम बात करने वाले हैं कि सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है बायोलॉजी के नोट्स बनाने का। मेंशन तो यहाँ मेरा ही सब्जेक्ट है, लेकिन आप इस ट्रिक को अपने बाकी सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाने के लिए भी डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। और क्यों जरूरी है हमें ये बात करना, क्योंकि देखो हमारे सेशंस रेगुलरली अब स्टार्ट हो गए हैं आपको लेक्चर्स मिलना। तो मेरे दिमाग में था और ये बहुत ज़रूरी है कि मैं आपको इनिशियली बहुत स्टार्टिंग से ही बता दूं कि आपको थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द सेशन, थ्रू आउट द प्रिपरेशन कैसे चलना है और किन किन चीज़ों का, किन किन बातों का ध्यान रखना है। देखो पढ़ते सब लोग हैं, लेकिन उसमें भी कुछ ट्रिक्स, कुछ टिप्स इंपॉर्टेंट होती हैं जो आपको बाकी लोगों से अलग बनाती हैं। भीड़ से अलग बनना है, अगर भीड़ का हिस्सा नहीं रहना है, कुछ अलग करना है, तो फिर हमारे पास एक अलग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और इसी का एक छोटा सा गाइडेंस, बहुत टाइम नहीं लूंगी मैं आपका, मुझे पता है आपको पढ़ना है, आपके बाकी सेशंस हैं। तो एक जो ये सेशन है, इससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको वर्क करना है थ्रू आउट द ईयर। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे लिए क्या क्या चीज़ें एसेंशियल हैं। वैसे तो ये बहुत बड़ा कोई कंसेप्ट नहीं है कि हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन उन चीज़ों से हमें क्या करना है ये एक मेजर पॉइंट है। लेकिन स्टिल आई विल एड्रेस द थिंग्स दैट यू नीड। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वे आउट पर नहीं जाना है, जो नेसेसरी है, जो कंसाइज्ड चीज़ों की ज़रूरत है, बस उन्हीं को ध्यान रखना है। जब भी मैं अपनी थ्योरी सेशन स्टार्ट करती हूँ तो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बोल देती हूँ कि आप अपनी नोटबुक, अपनी एनसीईआरटी बुक और कुछ कलर के पेन्स और पेंसिल अपने साथ रखें। तो व्हाट डू यू वांट फॉर द प्रॉपर नोट मेकिंग? आप एक नॉर्मली नोटबुक ले लीजिए, और जो नोटबुक है आप वो ध्यान रखिए कि ऐसी हो जो थोड़ी ब्रॉड हो, ताकि आपको डायग्राम्स भी बना सकें आप वहीं पर और आप लिख भी सकें उसी में। थोड़ी बड़ी नोटबुक रहेगी तो आपको लाइफ साइकिल्स और फ्लो चार्ट्स, ये सारी चीज़ें बनाने में इजी रहेगा। बाकी बहुत मेजर कुछ नहीं है। फिर है 3 कलर पेन्स, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। क्यों? क्योंकि हमें कभी कभी डेफिनेशंस एग्जैक्टली एनसीईआरटी जैसी लिखनी होती हैं, हमें कभी साइंटिस्ट के नेम मेंशन करने होते हैं, ईयर्स मेंशन करने होते हैं, कुछ मेजर कंसेप्ट मेंशन करने होते हैं, कभी निमोनिक्स लिखने होते हैं। तो उसके लिए हमें वेरिएंट कलर के पेन्स एंड 3 इज इनफ है ना, रेड, ब्लू और ब्लैक। पेंसिल और क्रेयॉन आपके डायग्राम्स में आपको हेल्प करेंगे। डायग्राम्स का इंपॉर्टेंस भी आपको इस सेशन में आगे समझ में आएगा। एंड द ओनली थिंग दैट इज वन हाईलाइटर विच विल हेल्प यू टू हाईलाइट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन दी नोट्स, जो एकदम बर्ड आई व्यू से भी आपको पता चल जाएगा कि उसमें क्या लिखा हुआ है। मेजर जो हमने ये कलर पेन्स और हाइलाइटर लिखे हैं बेटा, ये इसका रीजन सिर्फ ये है, जैसे बर्ड आई व्यू क्या होता है, उड़ती हुई चिड़िया जो होती है वो क्या करती है, इतनी ऊपर, इतनी हाइट से देखकर भी उसके काम की चीज उसको हाईलाइटेड दिख जाती है। ऐसा बर्ड आई व्यू होना चाहिए, मतलब मैंने नोट्स खोले और मुझे काम की चीज फटाफट से दिख गई और मेरा पूरा रिवाइज हो गया, दैट सॉर्ट ऑफ। उसके लिए हमें ये सारी चीजें लेकर चलना है। Next is inclusions. What do you include in your notes? What you do not include in your notes? And why it is important? Because अक्सर ऐसा होता है कि हम बुक लेकर बैठ गए, या फिर हम किसी सेशन को अटेंड कर रहे हैं, या स्कूल में जब हम पढ़ रहे हैं हमने टॉपिक पढ़ा। अब जब नोट्स बनाने की बारी आती है तो कई बार, यूजुअली 11th में ये प्रॉब्लम आती है, 12th के बच्चे तो वैसे भी थोड़ा स्मार्ट मैच्योर हो जाते हैं, लेकिन 11th के स्टूडेंट्स जब 10th से बिल्कुल 11th में आए होते हैं तो हम अपना बेसिक क्राइटेरिया वैसा ही फॉलो करते हैं जैसा हम 10th में करके आए हैं। लेकिन थोड़ा अपग्रेड करना पड़ेगा बेटा, थोड़ा सा हमें मैच्योरली चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम ये होती है कि हम जितनी चीज़ें बुक में लिखी है ना, हम वैसी की वैसी अपने नोट्स कॉपी में भी लिख लेते हैं। अब जब पूरा ही लिख लेना है तो फिर नोट्स बनाने का क्या मतलब है, फिर तो हम बुक से ही पढ़ लेते, राइट। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें फाइंड करना है कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कैसे हम इसको याद रखेंगे, किस वे में लिखने से ये हमें याद रहेगा, कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कौन सी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो आपको पता चलेगा यहाँ पर डूज में और डोंट्स। डूज में फर्स्ट इज आपको स्टार्ट करना है बेटा पॉइंट्स से। अगर सब कुछ लिख लेंगे बुक में से तो फिर
मतलब ही नहीं है ना नोट्स बनाने का, तो हमें सब कुछ पॉइंट्स में लिखना है। देखो आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं ना, अगर आप उनको कभी कोई आंसर याद करने को बोलोगे तो अगर वो आंसर छोटा है ना 2-3 लाइन का, वो फटाफट से याद करके आ जाएंगे। लेकिन अगर वो एक पैराग्राफ का आंसर है फिर वो याद ही नहीं करेंगे, फिर वो बोलते रहेंगे कि नहीं ये वाला बहुत बड़ा है, इसको मैं बाद में कर लूंगा, ये मुझे नहीं याद हो रहा है, वो एक्सक्यूजेस देते रहेंगे। हमेशा जो पॉइंट्स की चीजें होती हैं, हमारा ब्रेन इस तरीके से ट्रेंड होता है कि हम उसे जल्दी ग्रास्प कर लेते हैं। तो आप हमेशा पॉइंट्स में बनाएं इंस्टेड ऑफ पैराग्राफ्स। राइटिंग, यू शुड ऑलवेज अवॉइड राइटिंग इनटू पैराग्राफ्स। अगर कोई आंसर ऐसा है, कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको लग रहा है कि नहीं ये तो लिखना ही है, ये तो इंपॉर्टेंट ही है पूरा, तो यू कैन ब्रेक दैट into small points, right? And then we have, you should practice diagrams इंस्टेड ऑफ रेफरिंग बुक्स फॉर डायग्राम। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, और अब तो, पहले ये प्रॉब्लम नहीं थी लेकिन अब ये प्रॉब्लम भी है कि हमारे पास एक्सेस है, तो हम क्या करते हैं फटाफट से गूगल पर उसके जैसी 2-4 इमेजेस देखकर पूरा स्टडी करने की कोशिश करते हैं, विच इज़ आइडियली नॉट बैड। टू रिसर्च थिंग्स एंड लर्न देम इज़ नॉट बैड, लेकिन अभी नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है, हम अननेसेसरी इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट कर लेते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है। तो हमें वही डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जो हमारी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, वही इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बायोमोलिक्यूल्स में आगे आपको मिलेंगी, मॉलिक्यूलर डायग्राम्स मिलेंगे, वो सारी चीज़ें वैसी की वैसी ही इंपॉर्टेंट है जैसे कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो डायग्राम्स जो हैं वो हमें याद कैसे रहेंगे? देखो, हर डायग्राम को आपको बनाकर नहीं देखना है, लेकिन हाँ जो बनाकर देखना चाहिए, जिन डायग्राम्स को प्रॉपर स्टडी करना चाहिए, जैसे कि अभी रिसेंटली 2024 के नीट के एग्जाम में भी डायग्राम आया है 12th की बुक से, किसका? मोनोकॉट सीड का, और वहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। हालांकि ऐसे कई सारे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी थे, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, चाहे वो आपके स्कूल के थियोरी एग्जाम के लिए हो, चाहे वो नीट के लिए हो, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को क्रैक करने के लिए डायग्राम की प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो ये बेसिक डायग्राम्स जो हैं इनको आप बना लिया करें। बहुत ज़रूरी नहीं है कि हमेशा उतनी ही एक्यूरेसी और उतना ही टाइम दे के बनाना है, बट एक रफ में भी अगर हम 2-3 बार जल्दी उसे बना लेंगे तो हमें याद हो जाएंगी कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। तो आपको डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है इंस्टेड ऑफ रेफरिंग बुक्स। देन यू शुड ऑलवेज गो विद द फ्लो चार्ट्स। कोई भी चीज़ अगर आप फ्लो चार्ट के थ्रू याद करेंगे तो आपको वो जल्दी याद हो जाएगा। तो कोशिश करिए कि अगर कहीं पर आप पैराग्राफ वैसा का वैसा ना लिख के कहीं फ्लो चार्ट बना करके अगर आप याद कर सकते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है टू लर्न। देन इक्वेशन फॉर्म में आप याद कर सकते हैं, जैसे हम बात कर रहे थे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन की यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में, अभी मेरे प्रीवियस लेक्चर में अगर आप देख कर आए आप रिलेट कर पाएंगे। तो मैंने आपसे वहाँ पे कहा था कि वहाँ पर बेटा जो ग्रोथ है ना, इट इज़ इक्वल टू देयर रिप्रोडक्शन, एक जैसे ही है। ऐसी चीज़ें करके भी अगर आप याद रखने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़्यादा ईजिली और बेटर याद होगा, बजाय डिस्क्रिप्शन के या फिर ब्रीफ कंसेप्ट्स के। देन निमोनिक्स इज द बेस्ट थिंग टू लर्न। बायोलॉजी में स्पेशली बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको याद करने होते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट्स आपको याद करने होते हैं, तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप उसकी ट्रिक खुद बना लीजिए, या फिर आपको जो आपके टीचर्स रेफर करते हैं, जो टीचर्स आपको ट्रिक बना के देते हैं वो इसलिए बना के देते हैं कि आपको याद रह जाए। जैसा कि हमने पढ़ा था, मैंने अभी अपने रीसेंट लेक्चर में आपको एक ट्रिक बताई थी, अगर आपको याद होगी। पहले मैं आपको मौका देती हूँ, जल्दी से वो ट्रिक लिख दो, कौन सी वाली थी? अन्ना को लेकर कोई ट्रिक बताई थी मैंने, आपको याद आ गया? ओके, तो मैंने आपसे कहा था मर्फी अन्ना की इको फ्रेंडली एम्ब्रॉयडरी उल्टी है, राइट? मैंने आपको सिखाया था क्या? मर्फी अन्ना की इको फ्रेंडली एम्ब्रॉयडरी उल्टी है। जहाँ पर हम बात कर रहे थे कि हमें क्लासिफिकेशन जब करना है तो कौन कौन से कैरेक्टर्स को कंसिडर किया जाए, तो मैंने आपको याद कराया था बेटा ऐसा कुछ कि मर्फी इज फॉर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, मॉर्फोलॉजी, अन्ना इज फॉर एनाटॉमी, ये मैंने आपको याद कराया था। इको फ्रेंडली में आपके इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन आ जाती है, और एम्ब्रॉयडरी से क्या था बेटा? एम्ब्रियोलॉजी था, है ना? और फिर उल्टी से था अल्ट्रा स्ट्रक्चर, विच आर द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। तो इस तरीके से हम अगर किसी चीज़ को याद करने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत इजीली और बहुत देर तक, लंबे समय तक याद रहेगा, जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में
एक्चुअली हेल्प करेगा, क्वेश्चंस इंप्रूव हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा रिजल्ट इंप्रूव हो जाएगा। तो यू शुड ऑलवेज गो फॉर सच थिंग्स, ठीक है। आप खुद बना लीजिए या आपके टीचर्स जो बता रहे हैं उसे आप याद रखिए। और फिर वही बात है, आप एसेंशियल्स में जाएंगे, एक नॉर्मली दूसरे कलर की किसी पेंसिल से भी लिख लेंगे। जैसे ही आप अपने नोट्स ओपन करेंगे, कभी भी 1 साल बाद भी करेंगे या 4 महीने बाद भी आप अपने नोट्स को ओपन करेंगे और फर्स्ट चैप्टर पे जाएंगे तो आपको देखते ही याद आ जाएगा कि आपने क्या क्या पढ़ा था। उसके बाद आता है लाइफ साइकिल्स, जैसा कि अभी आपके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में तो एज सच लाइफ साइकिल नहीं मिलेगी, लेकिन प्लांट किंगडम में लाइफ साइकिल्स मिलती हैं कि कैसे कैसे वो ग्रो करते हैं, कैसे उनकी साइकिल चलती है। ऐसे ही ज़ूलॉजी में भी आपको मलेरिया जब आप पढ़ेंगे वहाँ मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आप लाइफ साइकिल से याद रखेंगे तो बेटर रहेगा, बजाय उसके लिए थ्योरी के परेशान होने के। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको बेसिकली प्रॉब्लम, अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं और आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो आप रिलेट कर पाएंगे कि 12th में भी आपको याद रखने के लिए मुश्किल होता है कि मैम 11th में जो प्लांट किंगडम हमने पढ़ा है वो बड़ा डिफिकल्ट है, वो हमें याद नहीं होता, तो हम उसको किस तरीके से याद रखें। अगर आपको उसमें प्रॉब्लम आती है तो आप हमेशा लाइफ साइकिल्स के थ्रू से याद रख सकते हैं। फिर क्या नहीं करना है, देयर शुड बी नो एक्स्ट्रा सोर्सेज। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एनसीईआरटी की थ्योरी को छोड़कर दूसरे बुक्स के पीछे या फिर दूसरे ऐसे लोगों के पीछे जो आपको कहीं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन निकाल कर पढ़ा रहे हैं वहाँ पर जाते हैं। तो देखो, जो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं, मैं ये नहीं कहती कि वो उनमें प्रॉब्लम है या वो गलत है, वो बिल्कुल सही है। हर इंसान सोचता है कि मैं अपने स्टूडेंट को बहुत अच्छा प्रिपेयर करूं, लेकिन अभी जो पॉइंट है वो क्या है, आपकी 11th, आपका 12th और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तीनों ये जगह किससे पूछा जाएगा, एनसीईआरटी से पूछा जाएगा। और नन्ही सी जान पर बहुत सारा लोड है। क्यों है? क्योंकि आपको बेटा बायो भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, फिजिक्स भी पढ़ना है, जहाँ पर आपको बहुत सारी मेहनत करनी है, बहुत सारा कोर्स नया आ गया है, बहुत सारे क्वेश्चंस नए फॉर्म के मिलेंगे, आपको बहुत सारा वर्क करना है, एंड यू एक्चुअली डोंट हैव टाइम फॉर दोज एक्स्ट्रा थिंग्स टू पिक अप। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फोकस्ड रहना चाहिए सिर्फ अभी एनसीईआरटी पर। स्पेसिफिकली अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो हमें किस पे रहना चाहिए फोकस्ड, हमारे एनसीईआरटी पर। हाँ, वो अगर आप जेई वगैरह के स्टूडेंट्स होते हैं जो लोग, उनको ज़रूरत पड़ती है थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ अलग बुक्स में जाने की, यहाँ हमें ज़रूरत नहीं है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। रिस्ट्रिक्टेड एरिया से पढ़ाई करोगे, और रिस्ट्रिक्टेड एरिया ऑथेंटिक होना चाहिए, यानी कि एनसीईआरटी। आपके मार्क्स, आपके जो स्कोर है वो अपने आप बहुत अपग्रेड हो जाएगा। जो चाहिए पहले वो ले लो और फिर कलेक्ट कर लो जिस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन जितनी भी चाहिए, राइट? ओके, तो देयर शुड बी नो एक्स्ट्रा सोर्सेज, अवॉइड कॉपीइंग। अवॉइड कॉपीइंग में मैं आपको ये ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि हम अगर 4-5 जगह से नोट्स ले लेंगे तो बहुत मज़ा आ जाएगा, हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। Always going into multiple ways for the notes or for the books, ये आपको ना बेटा कहीं पीछे छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि जहाँ बाकी सारे बच्चे 4-5 चैप्टर पढ़ चुके हैं, वहाँ आप एक ही चैप्टर के 2 या 3 नोट्स में उलझ के रह जाओगे, टाइम बहुत जाएगा, एनर्जी बहुत जाएगी। एक रिलायबल सोर्स से ही पढ़ना इज़ राइट डिसीजन। तो आप ऐसी चीज़ों में ना उलझें, ऐसी चीज़ों में ना फंसें। जिस पर भी आप, जिस सोर्स पर आप सबसे ज़्यादा बिलीव करते हैं, उसी सोर्स के साथ आप आगे बढ़ें। देयर शुड बी वन ऑथेंटिक सोर्स। ऐसा नहीं कि कोई कहीं से भी कुछ भी बोल रहा है तो हमने मान लिया, क्योंकि जब हमें कुछ बहुत अच्छे से नहीं पता होता तो हमें डिसाइड करने में प्रॉब्लम होती है। फिर जो कोई भी हमसे कुछ कहता है तो हम मान जाते हैं। तो डोंट गो फॉर दोज थिंग्स, है ना। बिल्कुल ऑथेंटिकली जहां आपको एनसीईआरटी बेस्ड प्रिपरेशन ही करा रहे हैं, बस वहीं से हमको रिलाई करना है। जैसे हम एनसीईआरटी बेस्ड प्रिपरेशन करते हैं, आप बिल्कुल रिलाई करके बिना इधर उधर का सोचे एक ही चीज़ को फॉलो करें, वहीं से अपने नोट्स लें। एनसीईआरटी आपके पास है ही, तो मैं तो हमेशा बोलती हूँ अपने लेक्चर्स में आपको कि आपको क्या करना है, एनसीईआरटी सामने रखना है, जो जो पढ़ाया जा रहा है रिलेट करके देखते जाना है। और फिर नो एक्स्ट्रा सोर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक्स्ट्रा चीज़ों को लर्न करने के बजाय जो चीज़ें हैं उस पर फोकस करके लर्न करने से यू विल बी द चेरी ऑन अ केक, राइट? ओके, सो द नेक्स्ट थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट इज प्लान ऑफ एक्शन। अब हमने सब कुछ ले लिया, हमको ये पता है कि हमको लिखना कैसे कैसे है, लेकिन ये करें कैसे? तो फर्स्ट थिंग इज गेट द कंसाइज पॉइंट्स। जो पॉइंट्स आपने लिए वो बिल्कुल बिल्कुल कंसाइज्ड वे में ही लेना है। बड़े हैं तो उनको हमने ब्रेक कर लिया था, ये आपको पता है। टेक्स्ट बुक हाईलाइटिंग, देखो जब हमने सबसे पहले तो
समझ लो कि क्या क्या पढ़ाया गया, आपने नोट्स अपने लिख लिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे ज़्यादा ज़रूरी, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे नहीं लगता। क्यों? हम क्या करते हैं, हम नोट्स पढ़ लेते हैं, फिर सीधे हम क्वेश्चन करने चले जाते हैं, चाहे वो थियोरी के लिए हो चाहे वो एमसीक्यू। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, हम बार बार नोट्स पढ़ रहे हैं, बार बार नोट्स पढ़ के हम बार बार क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन उससे हो क्या रहा है, जो नोट्स में दिया है हमारा उतना ही फोकस है, हमने टेक्स्ट बुक को रीड नहीं किया, और हमारा थियोरी का पेपर कोरली टेक्स्ट बुक से, हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर कोरली टेक्स्ट बुक से, नीट का पूरा पेपर टेक्स्ट बुक से, तो फिर हम टेक्स्ट बुक तो रीड ही नहीं कर रहे हैं। आप हमेशा बेटा कोई टॉपर स्टूडेंट को देखोगे ना, जिसने क्वालिफाई कर लिया या जिसके 360 में से 360 मार्क्स आ रहे हैं, वो पता है कैसे आ रहे हैं, क्योंकि उसका बुक पढ़ने का जो एरिया है, वो जो जोन है जहाँ उसने बुक से प्रिपरेशन बहुत अच्छी करी है, वो बहुत अच्छी है। तो जब आपने नोट्स पढ़ लिया ना बेटा, उसके बाद अपने एनसीईआरटी पे जाओ, साथ में तो पढ़ ही रहे थे, लेकिन एक थरो रीडिंग एनसीईआरटी की ज़रूर करो। जो जो चीज़ें आपने अपने नोट्स में लिखी हैं वो आपको ऑलरेडी याद आती जाएंगी, उसको हाईलाइट कर लो, ठीक है, वो आपको बुक में बहुत हेल्प करेगा। ऑलवेज गो फॉर एक्यूरेसी, वही मेरा मतलब है कि आप जितना ज़रूरी है बस उतना ही पढ़ें, उतना ही याद करें। एक्सेस इन्फॉर्मेशन की, यार मान लो 3 टॉपिक हैं ए बी और सी, लेट्स से इस ए टॉपिक के आपको 5 एग्जाम्पल याद करने को दिए हैं, तो अब स्टूडेंट्स आते हैं, ऐसा होता है, जनरली होता है, और इसमें स्टूडेंट्स की कोई गलती नहीं है, इट इज़ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। बेटा हमें लगता है कि जब हमने ए टॉपिक के 5 एग्जाम्पल पढ़े हैं तो मैडम बी टॉपिक के एग्जाम्पल क्यों नहीं दिए, या आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि मैम बी टॉपिक में क्या एग्जाम्पल हो सकता है। तो बेटा जनरली बात करने के लिए वो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर बुक में आपको सिर्फ इतना याद करने को दिया है तो आप इस पर इसके एग्जाम्पल अगर नहीं दिए हैं तो ढूंढ ढूंढ के याद करने से फ़ायदा भी कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पूछा ही नहीं जाएगा। तो जो दिया है बस उतने पे गो फॉर द एक्यूरेसी, एक चीज़। दूसरी चीज़, थियोरी के कंसेप्ट में ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन जब आप साइंटिस्ट के बारे में याद करते हो, जब आप साइंटिस्ट की डिटेल्स पढ़ते हो कि उन्होंने कब क्या डिस्कवरी की थी, कैसे डिस्कवरी की थी, क्या प्रोसेस था, तब वो, अब क्या होता है बुक में तो उतना ही दिया है कि इस ईयर में की थी, ये डिस्कवरी थी, ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था, लेकिन हम क्या याद करने चले जाते हैं, हम फटाफट गूगल कर लेते हैं, ये कैसे दिखते थे, इनके कितने बच्चे थे, ये कहाँ रहते थे, इनकी क्या स्पेशलिटी थी, दीज इन्फॉर्मेशन आर नॉट इम्पॉर्टेंट। अब हम पढ़ रहे हैं कि उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या किया था, लेकिन अगर वो एक्सप्लेन ही नहीं किया है आपकी बुक में तो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। अदरवाइज जानना बहुत अच्छी बात होती है, बट जो अभी ज़रूरी है वो क्या है, ऑलरेडी फ्रॉम दी बुक, सो लेट्स फोकस ओवर देयर। यहाँ पर आप उलझना मत, आप अपना टाइम वेस्ट मत करना। हाँ, एक बार ही आपका एग्जाम हो जाए, आप थोड़े फ्री हो जाएं, या कभी आपको अपना मूड रिफ्रेश करना हो, तो आप ऐसी चीज़ों पर मतलब 1 घंटा भी शायद ज़्यादा होगा, आधा घंटा कभी लगे कि कुछ मुझे रिसर्च करना है, आप बिल्कुल कर सकते हैं, दैट इज़ योर इंटरेस्ट वाला एरिया है ना। लेकिन ज़बरदस्ती में ढूंढ ढूंढ के नहीं याद करेंगे, ठीक है। और रिव्यू योर नोट्स एंड यूज मार्जिनल स्पेस। आपने नोट्स बना लिए हैं, अब एक बार जब आप थरली एनसीईआरटी पढ़ोगे, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कोई एक पॉइंट आपको लग रहा है कि यार ये ज़रूरी है एक्सप्लेनेशन में, मैंने तो आपको बता दिया कि ये डेफिनेशन है बेटा, पर आपको लगता है कि मैडम इसका एक्सप्लेनेशन लिख लेने से मुझे ज़्यादा याद रहता है, तो गो फॉर दैट, उसको पॉइंट्स में ब्रेक करके अपने नोट्स में आप ऐड कर लो, लेकिन जितना बुक में है। दूसरी चीज़, मार्जिनल स्पेसेस, जो हमारे मार्जिनल स्पेसेस होते हैं हम उसको एम्प्टी रखें, ताकि वो हमें लेटर ऑन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन करने में हेल्प करेगा। एंड व्हाट इज़ दैट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन का मतलब कि पहले इस पर क्वेश्चन आया है, या फिर ये टॉपिक मुझे याद नहीं है, वहाँ मुझे डाउट हो रहा है, मैंने वहीं पर लिख के रख लिया कि इस पर मुझे डाउट है, मुझे टीचर से पूछना है, या इस पर क्वेश्चन आया था तो अब जब मैं पढ़ूंगी तो मुझे याद रहेगा कि अच्छा ये वाला टॉपिक पूछा था, अब कौन सा वाला टॉपिक पूछा जा सकता है। एक इंस्टिंक्ट होता है ना अपना, उन सारी चीज़ों के लिए आपके पास एक्स्ट्रा स्पेस, बस मार्जिनल, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना है, जो आप लिखते हैं उसी तरीके से लिखिए, बस मार्जिनल स्पेस को वैसा का वैसा रहने दीजिए विदाउट यूटिलाइजेशन। कुछ और कभी एक्स्ट्रा आपको लिखना रहेगा तो आप बिल्कुल वहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज टॉपर्स ट्रिक। नाउ जैसे मैंने आपसे बीच में अभी फिर भी कहा था कि पढ़ाई बेटा सब लोग कर रहे हैं, उसमें से कुछ टॉप 3 हैं, कुछ टॉप 10 हैं, कुछ
अच्छे एवरेज स्टूडेंट्स हैं, कुछ बिलो एवरेज जा रहे हैं, तो हम ऐसा क्या करें कि हमारा स्कोर ऊपर चला जाए, हम ऐसा क्या करें कि हमारी भी पढ़ाई उतनी अच्छी हो जाए, हमारे जो मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे आने लगें या हमारे रैंक्स आगे आ जाएं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, व्हाट दी टॉपर्स टॉपर्स दिस इज टॉपर्स ट्रिक, है ना। ओके, सो व्हाट दीज पीपल डू, ये क्या करते हैं, ये सॉल्व करते हैं बेटा PYQ। PYQ अभी मैंने तो मैम पढ़ा नहीं है, मैं सॉल्व कैसे करूं, तो आप अभी नहीं पढ़ा, नो प्रॉब्लम, आप क्या कर सकते हैं, आपने जितनी चीज़ें पढ़ी हैं, यूजुअली टीचर्स आपको इन बिटवीन द सेशंस बता देते हैं, सेम केमिस्ट्री में भी होगा, सेम बायो में भी है, सेम सारे सब्जेक्ट में टीचर हमेशा आपको बताते रहते हैं कि बेटा यहाँ क्वेश्चन आया था, इस टॉपिक से क्वेश्चन आया था। तो सबसे पहले स्टेप पर तो आप वही मार्क करके अपने नोट्स में रख लो। जब आप क्वेश्चन करने जाओगे तो फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखे हुए मिल जाएंगे, वहाँ लिखा रहता है ना इस ईयर का क्वेश्चन है, तब उस पर फोकस करो। और फिर आता है कितने साल पुराने क्वेश्चंस मैडम हम सॉल्व कर सकते हैं, तो 10 इयर्स इज मोर देन इनफ। अब जाके 1996 का क्वेश्चन सॉल्व करना, हमें लगता है, देखो स्टूडेंट्स के अंदर जब मोटिवेशन होता है ना अंदर से कि हमें सिलेक्शन लेना है या हमें थ्योरी एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, वो ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, विच इज़ नॉट बैड, एक्चुअली इट इज़ गुड। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हमें अपने आप को कहाँ रिस्ट्रिक्ट करना है, कितना हमारे लिए ज़रूरी है। तो सिर्फ पास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चंस पर आप फोकस करिए, जब आप 12th में पढ़ रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए तब भी, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ रहे हैं तब भी, और स्कूल के एग्जाम के लिए भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को प्रैक्टिस करिए। देन जो भी आपके डाउट्स हैं उनको ज़रूर भाई क्लियर करना है। बहुत बार ऐसा होता है बच्चे पढ़ लेते हैं, सेशन अटेंड कर लेते हैं, कभी कहीं डाउट रह गया तो मैडम ने बताया था कि एक्स्ट्रा स्पेस में मार्क करके रख लेना बेटा, यहाँ डाउट है, अब वो मार्क तो कर लिया लेकिन 3 महीने हो गए हमने कभी डाउट ही नहीं पूछा, हमें कभी मौका ही नहीं मिला, या फिर हम भूल गए। तो ऐसी चीज़ें नहीं करना, डाउट्स क्लियर करने से ही कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं। जो हमारे वीक पॉइंट्स होते हैं, जो हमारे वीक टॉपिक्स होते हैं, एक बार उसके डाउट क्लियर कर लेने से ही टॉपिक हमारे क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग। और 11th में ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं तो आपने ये प्रॉब्लम फेस की होगी कि कभी कभी हमें बहुत बेसिक चीज़ें समझने में कन्फ्यूजन होता है, तो उन बेसिक चीज़ों को हम कभी क्लियर ही नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे दिल में हमेशा ऐसा पॉइंट आता है, यार मैं टीचर से पूछूंगा कि यार इसका क्या मतलब होता है, तो टीचर मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि बताओ इसको इतना भी नहीं पता। लेकिन अगर आपके दिमाग में कोई छोटा सा भी कन्फ्यूजन आता है किसी भी सब्जेक्ट में, तो बेटा कभी मत ऐसा सोचो कि टीचर को लगेगा कि कैसा बच्चा है, बताओ ये डाउट पूछ रहा है। टीचर तो बताने के ही लिए हैं, और आप स्टूडेंट इसीलिए हो कि आप डाउट पूछोगे आके, है ना। तो बच्चे तो पूछेंगे ही क्वेश्चन, उनके दिमाग में तो आएंगे ही। और हो सकता है आपने उस समय जब बेसिक चीज़ पढ़ा रहे थे तब नहीं ध्यान दिया, किसी रीज़न से नहीं दे पाए, जो भी प्रॉब्लम थी, लेकिन अब उसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। जितनी भी प्रिपरेशन हम एग्ज़ाम से पहले कर सकते हैं उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई शर्माने वाली बात नहीं है। कुछ मत सोचो कि कौन क्या सोचेगा, अपने डाउट्स हमेशा क्लियर करते चलो, वरना बैकलॉग क्रिएट हो जाएगा और उस चीज़ पर हमें नहीं जाना है। देन यू कम विद दी शॉर्ट ट्रिक्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, निमोनिक्स बना के याद रख लीजिए, कोई शॉर्ट ट्रिक बना लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया था टैक्सोनॉमी में, जैसे मैंने आपको अपनी अभी सेशन में टैक्सोनॉमी में बताया था कि टैक्सोनॉमी का तो भाई नाइस कैरेक्टर है, क्या है, नाइस कैरेक्टर है। तो इट वाज N फॉर नॉमेनक्लेचर, I फॉर आइडेंटिफिकेशन, है ना, नॉमेनक्लेचर था, फिर आइडेंटिफिकेशन था, फिर क्लासिफिकेशन था, फिर कैरेक्टराइजेशन था। ऐसी ही चीज़ें हमें याद करनी है, तो ये हमें इजी कर देगा। तो शॉर्ट ट्रिक्स पर ज़रूर फोकस करें। NCERT रीडिंग बिल्कुल 100% करना ही करना, इसमें कोई वो ऑप्शन ही नहीं है। NCERT रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया। और तीनों ही सब्जेक्ट में, बायोलॉजी में तो तीनों ही सब्जेक्ट्स में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, सब में NCERT का फोकस होना ज़रूरी है। कभी अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो भले रोज़ 1 घंटे का टाइम निकालो जहाँ पर आप रीडिंग करो। मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी बाद में, आज के लिए इतना आप दिमाग में रखो, इनफ है। जैसे ही चैप्टर ख़त्म होने लगेंगे तो मैं आपको बताते जाऊंगी कि आप कैसे कैसे NCERT रीडिंग जल्दी से जल्दी कर सकते हैं कमिंग सेशंस में, ठीक है।
बट फॉर नाउ आदत बनाइए एनसीईआरटी रीड करने की। अब बात यह है कि एनसीईआरटी में रीड क्या करना है मैडम। रीड हमें क्या क्या करना होता है, जो थ्योरी लिखी है मैम वो तो हम पढ़ रहे हैं, हम क्या भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं डायग्राम के नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिया है। कभी कभी क्वेश्चन डायग्राम के डिस्क्रिप्शन में से आ जाता है। हम भूल जाते हैं समरी पढ़ना। कुछ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो डेडिकेटेडली समरी पढ़ते हैं, बट कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी मैं जानती हूँ जो प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे हैं कि हम एनसीईआरटी कब रीड करें। मैडम स्कूल जाने के बाद, क्लासेस अटेंड करने के बाद हमारे पास टाइम ही नहीं बचता ट्रैवल करने के बाद कि हम एनसीईआरटी भी पढ़ लें। लेकिन बेटा पढ़ना तो है, उसका हमें टाइम मैनेज करना पड़ेगा। मैं आपको आगे आने वाले सेशंस में बताऊंगी कि आप किस तरीके से टाइम सेव करके एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। बट अभी दिमाग में क्या रखना है, क्या क्या पढ़ना है। थ्योरी, डायग्राम्स में जो लेबलिंग्स दी हुई हैं, डायग्राम के नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, समरी एज वेल एज एक्सरसाइजेज। फिर आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। स्टूडेंट्स हमेशा क्वेश्चन ढूंढते रहते हैं, मैम कहाँ से करें कहाँ से करें। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है विच इज़ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जो एनसीईआरटी का ही है। इनफैक्ट एनसीईआरटी के ऊपर एक क्यूआर कोड है, वहाँ आप स्कैन करोगे तो आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर खुल जाएगा। ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं जो भी चैप्टर आप पढ़ ले रहे हैं। क्यों करना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जो क्वेश्चंस हैं वो खुद एनसीईआरटी के ही हैं, तो सेम जगह के ही सोर्स है वो। और ये क्वेश्चन सॉल्व करने से आपकी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग होगी, क्योंकि उसमें वाकई बहुत अच्छे क्वेश्चंस दिए हैं। तो आप कोशिश करिए जब चैप्टर खत्म हो जाए, अभी नहीं, इन बिटवीन द चैप्टर मत करना, आप परेशान हो जाओगे, आपको बहुत सारा कंफ्यूजन और डाउट आ जाएगा। जब आप चैप्टर कंप्लीट कर लो तब आप हैबिट बनाओ कि एनसीईआरटी के पीछे की एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की एक्सरसाइज मैं सॉल्व कर ही लूँ, ठीक है। तो दीज आर दी ट्रिक जो टॉपर्स यूज करते हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा स्टडी स्पेस कैसा होना चाहिए। अब बेटा इसमें ना इट कम्प्लीटली डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कौन है, कैसे पढ़ रहा है, कैसी हैबिट्स हैं, उस पर डिपेंड करता है। आपने यूजुअली देखा होगा लड़कियां हमेशा एक जगह बैठकर डेडिकेटेडली, सिंसियरली एक जगह ध्यान लगाकर, कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए, फ़ोन नहीं बजना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, और तब कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ पाती हैं। लेकिन जो लड़के होते हैं बॉयज़, वो कैसे पढ़ाई करते हैं, अगर वो बाहर बाइक पे बैठे हैं तो भी पढ़ रहे हैं, साइकिल पे बैठे हैं तो पढ़ रहे हैं, या फिर वो कहीं किचन में बैठ के पढ़ लेंगे, जहाँ घूमते फिरते पढ़ लेंगे। तो हर एक का बेटा अपना तरीका होता है। इट इज़ नॉट दैट एक डेडिकेटेड हमें इसी जगह बैठ के पढ़ना है, ऐसा भी मत करो, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत करो। आपको जहाँ अच्छा लग रहा है, हो सकता है आपको स्टडी रूम में ना अच्छा लगता हो, लेकिन आपको डाइनिंग टेबल पे बैठ के पढ़ना अच्छा लग रहा है, तो इट इज़ ऑलवेज जहाँ बेटा आपका कंसंट्रेशन बन जाए आप वहाँ बैठ के पढ़ाई करो। और स्टडी स्पेस का मतलब सिर्फ एक जगह फोकस नहीं होता। स्टडी स्पेस का मतलब ये भी है कि हम लाइफ में स्टडी स्पेस कहाँ ढूंढ रहे हैं, इसीलिए मैंने इस पॉइंट को मेंशन किया है। लाइफ में स्टडी स्पेस ढूंढना यानी कि आपका है टाइम मैनेजमेंट। वो हम कैसे करने वाले हैं, जब भी आप कोई चीज़ पढ़ लेंगे, आप नोट्स बना लेंगे, आप एनसीईआरटी रीड कर लेंगे, तो आपको क्या करना है, बंद करना है नोट्स कॉपी, या फिर हम कभी शॉर्ट ब्रेक्स लेते हैं, टी ब्रेक लेते हैं, कॉफ़ी ब्रेक लेते हैं, वहाँ पर बैठकर 10-5 मिनट ये सोचना है कि हमने क्या क्या पढ़ा था, और उसको रिकॉल करने की कोशिश करनी है। इससे आपकी मेमोरी जो है वो शार्प होगी, और आपको याद रखना बहुत अच्छा, मतलब आप बहुत अच्छे से चीज़ों को ग्रास्प कर पाएंगे, याद कर पाएंगे। कभी ऐसा होता है कि याद करते करते यार मुझे याद ही नहीं आया टैक्सोनॉमी में क्या पढ़ा था, एक बार बुक खोल के देख लिया, या फिर अपने पास लिख के रख लिया कि मुझे आगे जाकर टैक्सोनॉमी में याद नहीं था तो मैं एक बार इसे रिवाइज कर लूँगा। ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपको मेमोरी शार्प करने में और कंसेप्ट्स को याद रखने में। सो दैट इज ऑल अबाउट स्टडी स्पेस। एंड द लास्ट थिंग दैट आई वांट टू मेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन सी इट ओवर हियर, एवरी पेज यू टर्न इज अ स्टेप क्लोजर टू योर ड्रीम। बेटा हर बार याद रखना, हर जो पन्ना पलट रहा है वो आपको आपके ड्रीम के और पास लेता जा रहा है। सो कीप स्टडीइंग एंड कीप स्ट्राइविंग। मेहनत करते रहोगे, कोशिश करते रहोगे, हर दिन एक छोटी जो लड़ाई है अगर हम उसको जीत लेते हैं ना, तो फिर हम एक दिन बहुत कुछ बड़ा कर जाते हैं। और वो छोटी लड़ाई कौन सी वाली है, भाई बहन मम्मी वाली लड़ाई नहीं है, लेकिन वो अपने आप से है। क्या मैं एक छोटी चीज़ रोज अपने आप से जीत सकती हूँ या जीत सकता हूँ? यानी कि आज मेरा मन नहीं कर रहा था पढ़ने का, लेकिन मैंने 1 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ लिया, मेरे 3 घंटे पूरे हो गए। और जब मैंने पढ़ा तो वो 3 घंटे ऐसा नहीं था कि मुझे 10 बजे से पढ़ना है, मैं 3 घंटे तक ही पढ़ूंगा, ऐसा वाला नहीं। लेकिन जब भी मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं क्या इफेक्टिव स्टडी कर रहा हूँ, अपने आप से वो सच बोलना है, अपने आप के साथ वो
छोटी छोटी लड़ाइयों को जब जीत जाओगे तो एक दिन बहुत अच्छा कुछ अचीव कर लोगे। मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट सेशन में। उम्मीद करती हूँ कि जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ वो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। डेफिनेट सक्सेस पाठशाला के थ्रू आपको मेरे जो थियोरी लेक्चर्स हैं वो तो मिलते ही रहेंगे, लेकिन ऐसे इन्फॉर्मेटिव सेशंस भी बिल्कुल हमेशा मिलते रहेंगे। एंड इट इज़ वन सच प्लेटफॉर्म जो आपको सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स हैं, लाइव क्लासेस हैं, डीपीपी शीट्स हैं, हैंडमेड नोट्स हैं एंड स्टडी मटेरियल। अगर कभी आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई डाउट है किसी चीज़ में कनेक्ट करने में, तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर आवर कॉन्टैक्ट नंबर। आप हमें कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जो ये सारी नोट्स और स्टडी मटेरियल है ये आपको कहाँ पर मिलेगा, आपका क्वेश्चन होता है, या फिर आप हमसे किस तरीके से जुड़े रह सकते हैं, तो आप ज्वाइन कर लीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो उसे डेफिनेटली अगर नहीं ज्वाइन किया है तो आज ही जाकर ज्वाइन करना है। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए स्टे विथ मी। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कौन से वाले में, थ्योरी वाले में। और इस तरीके के सेशंस में बीच बीच में दूंगी, वरना यही करेंगे तो पढ़ाई कब करेंगे, है ना। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।